time period, a given period of time, what amount of any quantity of crop or livestock produce is produced at any enterprise level, and how much it was sell in the market. Okay, on the basis of this, small and large and small scale farming is categorized. Besides this, number of animals or birds maintained at any farm, and area of holding which is under operation. How much amount of area is involved in the any production unit. So there are 3 points: quantity of produce, numbers of animals, and area holding which is involved in the livestock production. Okay, so these 3 points are basis for categorizing the large scale and small scale farm. Okay, बहुत इजी समझ में आ रहा होगा. अगर हम कोई बहुत बड़ा एंटरप्राइजेस चला रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो तो हम मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे उसमें. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर साल भर का फाइनेंशियल ईयर ले ले तो वहां पे, तो इन बेसिस पे हम लार्ज और स्मॉल स्केल फार्मिंग को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल. ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल इट मींस कि हम इतना ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करें, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफिशिएंटली मतलब यूटिलाइज हो. अगर हमारे रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज्ड होगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वहां पे. ठीक है, तो ये जो कॉस्ट एडवांटेज जुड़ा होता है लार्ज स्केल फार्मिंग के साथ बेसिकली, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके जो रिसोर्सेज है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे होते हैं वहां पे. ठीक है, आपकी कैपेसिटी आपको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ओवर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आर कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, और द कॉस्ट एडवांटेज बाय एंटरप्राइज व्हेन प्रोडक्शन बिकम एफिशिएंट. तो अगर प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा, अगर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. Second one is what are the advantages of large scale farming. Okay, यदि आप कोई फार्मिंग बहुत बड़े स्तर पे करते हैं तो वहां पर इन्वॉल्व क्या होगा, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर. आपके पास जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि 10 लाइव स्टॉक के ऊपर आपको एक लेबर रखना पड़ता है उनके रख रखाव के लिए. ओके, इट इज ओके कि 10 के लिए हमको एक रखना पड़ता है. मान लीजिए यदि हम छोटे स्तर पे फार्मिंग करते हैं तो उस अगर हम केवल 5 डेयरी एनिमल रखें तो भी हम एक ही लेबर रखेंगे, हमको पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होगा, यदि हम 5 एनिमल का करते हैं और 10 एनिमल का करते हैं तो 5 एनिमल वाले पे कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो लेबर का कॉस्ट है वो केवल 5 एनिमल के मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होगा. और यदि हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि 10 एनिमल्स के ऊपर हम एक लेबर को रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो एक लेबर का कॉस्ट है वो 10 एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो कहीं ना कहीं से इफिशियंसी बढ़ेगी और लेबर की यूटिलाइजेशन की इफिशियंसी, आपकी रिसोर्स की इफिशियंसी इसी तरह बढ़ जाती है जब आप लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं. ठीक है, लोअर मशीन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर एनुअल यूज. ठीक है, अगर आप कोई अगर आपको डेयरी फार्मिंग के लिए चेस्ट कटर फॉर एग्जाम्पल आपको यूज करना है, ठीक है, तो अगर आपने 5 एनिमल भी रियर किए हुए हैं और 50 एनिमल भी रियर किए हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उतने के लिए आपका एक चेस्ट कटर मशीन सफिशियंट है. तो कहीं ना कहीं जो उस मशीन का एनुअल क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कॉस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होगा उसका, जो आपने उसको परचेज के लिए देखिए लोन लिया तो उसके लिए जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, तो वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा इकोनॉमिक्स के लिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं से ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल पे जब इन्वॉल्व होगा तो उसकी इफिशियंसी उतनी बढ़ जाएगी. ठीक है, आपने एक ही मशीन को साल भर यूज करना है, लेकिन अगर 5 एनिमल्स हैं तो उस मशीन का कॉस्ट उस 5 एनिमल पे डिवाइड होगा. लाइकवाइज यदि आपके पास 10 एनिमल है, 50 एनिमल, तो उसका कॉस्ट 50 पे डिवाइड होगा. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका फूड का या मिल्क का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगा, वहां पे कहीं लोअर मशीन कॉस्ट होगी यहाँ पे. ठीक है, बिल्डिंग का भी इकोनॉमी से आप शेड बनाते हैं, स्टोरेज, क्योंकि एक फॉर्म के ऊपर आपको कई फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं. ठीक है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आप थोड़ा सा अगर आपके पास एक लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए आपने एक बड़ा सा गोदाम बनाया हुआ है, उस गोदाम को आप 5 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 100 के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक. तो कहीं ना कहीं से बिल्डिंग की इकोनॉमिक भी बहुत इफिशिएंट रहती है इसमें. बाइंग सेलिंग में आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है. अगर आप मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर तभी हो सकते हैं जब आपके पास प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है. अगर आप
1 टन 2 टन इस तरह में अगर मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप किसी मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट उतार देंगे, अगर लेके जाएंगे, तो आप वहां की मार्केटिंग की जो प्राइसेस हैं उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए जो मार्केटिंग प्लेयर होंगे, जो बायर्स होंगे, वो आपकी सुनेंगे, जो वहां के व्यापारी वहां पे सुनते, उन्हें पता है कि अगर वो आपकी नहीं सुनेंगे और आपने अपना मिल्क वहां पे डंप कर दिया तो कहीं ना कहीं से उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है यदि आप मास प्रोडक्शन करते हैं। लाइकवाइज मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ लेबर स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलेगा। हाँ ठीक है, अभी क्या होता है, अगर आपने स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रखी है, एक ही लेबर है, वो मैनेज के लिए वो एनिमल्स को भी देखेगा, मिल्किंग भी करेगा। ठीक है, तो दुनिया भर के सारे ऑपरेशन आप उम्मीद करेंगे वो एक ही आदमी करे, क्योंकि आपका जो फार्मिंग सिस्टम है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि अलग अलग लेबर को आप डिवीजन ऑफ लेबर को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर इन्वॉल्व होता है, एक मैनेजर होता है, मिल्किंग के लिए अलग आदमी रखा है, क्योंकि उसे 100 एनिमल्स की मिल्किंग करनी है तो वो केवल उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, लाइकवाइज तो कहीं तो मैनेजमेंट यहाँ पर इफिशियंट होता है। ओके, इसी तरह से आपके पास चूंकि आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप कहीं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं अपने लोन के लिए, तो कहीं ना कहीं से आपको उसमें एज मिलता है। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो आप उनके लोन को, उनके इंटरेस्ट को टाइमली रिपेमेंट कर देंगे, तो आपका क्रेडिट अच्छा होता है उनके सामने। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से आपको लोन लेने में बहुत आसानी होती है। वो ऐसे लोगों को ही प्रेफर करते हैं जहां से उनको उम्मीद होती है कि इजिली लोन वापस मिले। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है बाई प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन। अगर आपने बड़ा एंटरप्राइज को यूज किया हुआ है तो वहां पर क्या करता है, आप फॉर एग्जांपल यदि लाइफ स्टॉक है और आपके पास आपने क्रॉप प्रोडक्शन भी किया हो, तो कहीं ना कहीं इससे आप क्या होता है, वहां के बाय प्रोडक्ट को लाइफ स्टॉक में यूज करेंगे और लाइफ स्टॉक का जो बाय प्रोडक्ट है आप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करें। तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स आ जाता है। वो जो टर्म आता है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यहीं से आता है। ठीक है, हर जगह आपको इफिशियंसी दिखती जा रही है, और हर जगह जब आपका इफिशियंट सिस्टम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका डाउन होगा, कम होगा, उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेम्यूनरेशन प्रॉपर होगा। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देन अब इतने सारे अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं इसके लार्ज स्केल फार्मिंग के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप एक मास प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर रिसेशन का टाइम आ जाए, डिप्रेशन का, इकोनॉमिक जो अगर कंट्री लेवल पे अगर जीडीपी बहुत डाउन हो जाए, या रिसेशन का जैसे अभी टाइम चल रहा है, इसमें अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें तो आपको कंज्यूमर नहीं मिलेंगे लोगों के, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़े तो लोग परचेस नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, और भी सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, आप हो सकता है अपने मिल्क को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाए, मार्केट में ले ही ना जा पाए, वहां पे कुछ ऐसी, जैसे आजकल का कंडीशन अभी लास्ट में 4-5 महीने ऐसा चला है मार्केट में कि लोगों को प्रोड्यूस वो सेल ही नहीं कर पा रहे, तो उनको खेत में डंप करना पड़ेगा प्रोड्यूस को, वही नुकसान मतलब करना पड़ा। तो यदि कोई ऐसा इस तरह का रिसेशन आता है तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और सोचिए अगर आप उसको सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगा, लेकिन आप उसको प्रॉफिट नहीं कमाया, उसको आप सेल आउट नहीं कर पाए, तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर चूंकि अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल फार्मिंग होता है, एक्सटेंसिव सिस्टम है, तो वहां पर सुपरविजन में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए उस डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व भी कर देंगे तो कहने के से एक जो फॉर्म मैनेजर होता है उसके दिमाग में ये रहता है कि हम ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे तो लेबर कॉस्ट फिर भी पड़ने लगेगा जो स्मॉल स्केल पे, तो इतना बड़ा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं से सुपरविजन बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विपमेंट एंड लेबर, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कि अभी आया ना कि डिफिकल्टी इन सुपरविजन, इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन बहुत वाइडली फैला होता है, एक ही आदमी को कई जगह देखना पड़ता है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने कई बार मैनेजर क्या करते हैं, वो लेबर्स की भर्ती या फिर अपने पास और ज्यादा इक्विपमेंट मंगा लेते हैं, और ज्यादा रिसोर्सेज मंगा लेते हैं। मंगाने के बाद पता चलता है कि हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, कई बार होता है कि मास में हम स्टैंडर्ड के हिसाब से मंगाते हैं। ठीक है, लेकिन होता ही है कि वो सारे अंडर यूटिलाइज होता है, अगर आपका सुपरविजन प्रॉपर नहीं होता तो वो अपने जगह यूटिलाइज नहीं कर पाते उसको प्रॉपर, रिसोर्स तो आपने मंगा के बहुत रख ली, ठीक है, सारा स्टॉक आके रख लिया, लेकिन आपका सुपरविजन प्रॉपर नहीं है तो आपको पता नहीं कि दाना देना तो सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस केस में दाना प्रेजेंट है लेकिन आप उसको इन्वेस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो क्योंकि सुपरविजन में प्रॉब्लम है तो वहां पर वो स्टॉक आपका पड़ा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अंडर यूटिलाइज रह जाता है रिसोर्सेज वहां पे। ठीक है, देन स्मॉल स्केल फार्मिंग की बात है, जैसे कि स्मॉल स्केल फार्मिंग क्या होता है कि आप एक स्मॉल लैंड होल्डिंग एरिया पे काम करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल कम होते हैं आपके पास, ये चीजें होती हैं, तो ये स्मॉल स्केल फार्मिंग है।
अब इसके एडवांटेज क्या है, स्मॉल स्केल फार्मिंग के अपने एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि एरिया कम है, एनिमल्स कम है, तो आप क्लोज अटेंशन दे पाएंगे, उनको सुपरविजन आपको बहुत इजी रहेगा उनके ऊपर, ठीक है, आप इजीली उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। देन इंटेंसिव कल्टीवेशन का आजकल का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का, एनीबॉडी? इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे एक छोटे से सेगमेंट पे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे पॉली हाउस का सिस्टम आजकल आता है, ठीक है। जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ का लैंड है, तो 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड में क्या करता है कि पॉली हाउस बना देता है और उसके भीतर फिर क्रॉप प्रोडक्शन करता है, मीन मोस्टली जो वेजिटेबल्स है उनका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये इंटेंसिव सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है। आपके पास छोटे से 10-5 गायें हैं, तो आपने उनको क्या किया कि एक छोटे से क्लोज सिस्टम में उनको पूरी फैसिलिटी दे करके, मान लीजिए कि 10 आपके पास 5 गाय है लेकिन पांचों हाई यील्डिंग, तो क्या करता है आदमी, उनको पैक सिस्टम में रखता है, एसी लगाता है, कूलर्स लगाता है, ताकि इन्वायरमेंट अच्छा मिल सके उनको, उनका प्रोडक्शन वो ऑप्टिमम ले सके। इंटेंसिव कल्टीवेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है। देन इफिशिएंट यूज ऑफ फैमिली लेबर, यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास स्मॉल स्केल फार्मिंग है, तो कई बार हम अपने जो फैमिली लेबर जिसको कहीं काउंट नहीं होता, हम यहाँ पे इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो सके। देन हायर प्रोडक्टिविटी, जो सुपरविजन प्रॉपर है, इफिशिएंटली यूज हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। पर एनिमल है, सब पे आप अटेंशन दे पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा मिलती है आपको। लो मार्केट डिपेंडेंस फॉर इनपुट, क्योंकि आप लार्ज लार्ज स्केल फार्मिंग में क्या होता है, वो हाई इनपुट हाई आउटपुट सिस्टम होता है, तो वहां पर इनपुट आपको ज्यादा देना होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका स्मॉल स्केल सिस्टम है, तो ये जो होता है ये लो इनपुट लो प्रोडक्शन सिस्टम में इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको लो नहीं बोलेंगे, इनपुट की कम जरूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं लेना, तो आपको पता है कि कितने इनपुट की जरूरत, तो आप मार्केट के ऊपर कम डिपेंड होते हैं, बहुत सी चीजें आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कम्पीट कर लेते हैं, ठीक है। देन हायर फैमिली लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात है, यहाँ पर हम अपने फैमिली लेबर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने फार्मिंग सिस्टम में, तो कहने कहते हैं फैमिली लेबर का बेनिफिट हमें मिलता है यहाँ पे स्मॉल स्केल फार्मिंग। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस में है इसका जैसे इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अनरिम्यूनरेटेड फार्मिंग। अनरिम्यूनरेटेड का मतलब क्या होता है ना कि फैमिली, हम एक टर्म अभी मैंने लास्ट टाइम यूज किया था लास्ट स्लाइड में, फैमिली लेबर का कॉन्सेप्ट करते हैं। फैमिली लेबर का मतलब ये होता है ना कि फैमिली लेबर को कभी पेड नहीं होता वो, ठीक है, और ना तो हम उसके कॉस्ट को मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। आज जो रिसेंट इकोनॉमीज है वो उसको यूज करती हैं कि ठीक है, फैमिली लेबर से भले आपने काम किया है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट कहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक में, जब आप कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ठीक है हमने फैमिली लेबर को 8 घंटे इन्वॉल्व किया, लेकिन हम वहां पर कॉस्ट क्या लगाएंगे कि अगर हम फैमिली लेबर की जगह अगर हम बाहर से कोई लेबर यूज करते, तो उसे हमें कितना पे करना पड़ता, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिम्यूनरेटेड ये सब कुछ तो लग गया, लेकिन फैमिली मेंबर्स को कोई रिम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं होता। वो तो ठीक है, जो हेड है उसको प्रॉफिट मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उसको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है। देन लिमिटेड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि आपके पास लैंड होल्डिंग कम है, एनिमल्स कम है, तो कहीं कैसे लिमिटेड स्कोप होता है डेवलपमेंट का, ठीक। अब मेन चीज होता है जो आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल फार्मिंग एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग। ये सारे कैटेगराइजेशन के डिवीजन ऑफ लेबर लार्ज स्केल में पॉसिबल है, स्मॉल स्केल में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मैकेनाइजेशन लार्ज स्केल में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर मशीनें महंगी आएंगी, ऑब्वियसली बात है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगी, तो जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तभी आप अफोर्ड कर सकते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कम हो, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी लार्ज स्केल में कम हो, इफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे रिसोर्सेज। देन लार्ज स्केल में रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां मास प्रोडक्शन है, यदि कोई रिसेशन है या कोई डिप्रेशन की कंडीशन चल रही है किसी सिस्टम में, किसी इकोनॉमिक्स में, तो उनको नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो रिस्क हमेशा सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में ही होता है। देन मार्केटिंग फैसिलिटी बेटर होती है लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए, इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बार्गेनिंग के अलावा क्या होता है कि ठीक है स्मॉल वाला है तो केवल मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, कि लार्ज स्केल वाला उसको देखेगा कि दूध अगर उधर तो वो क्या करता है उसका प्रोडक्ट बना करके या उसको स्टोर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। दूध नहीं जा रहा तो मिल्क पाउडर बना दिया, प्रोटीन एक्स पाउडर आता है ना उसमें कन्वर्ट कर दिया। इनके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, ओके। देन पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात टेक्नोलॉजी यूज करने में लार्ज स्केल वाला ज्यादा आगे रहेगा, ओके।
तो ये सारी चीजें सुपरविजन पुअर होंगी इसमें लार्ज स्केल में, क्योंकि बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज स्केल इनफ्लेक्सिबल होगा, मतलब चीजें शेड्यूल्ड होंगी, वहां पे हर चीज कैटेगरी क्लासिफाइड होगा। लेकिन स्मॉल स्केल में बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आज एक एनिमल, एक पर्सन, यदि एक लेबर कम हो रहा है तो आप दूसरे से कहीं से ला करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं ऑन दैट डे। देन चांसेस ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन का चांसेस लार्ज स्केल में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट का बहुत मार्जिन बहुत छोटा होता है, इसलिए, और छोटे मार्जिन तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो वहां पर अनहेल्दी कंपटीशन ज्यादा होता है कि थोड़ा सा कर दें तो हमारा वो छोटा सा और फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और हमें ज्यादा प्रॉफिट होगी, इसलिए अनहेल्दी कंपटीशन के चांसेस लार्ज स्केल में ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल में रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज का ये लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल फार्मिंग है। कल की स्लाइड मैंने अपलोड की थी, कितने लोगों ने पढ़ी कल की स्लाइड्स को? हेलो।